तो कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर्स नोटबुक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के परीक्षा जो आरबीएसई बोर्ड से जो पेपर दे रहे हैं उनकी कल 11 तारीख को राजनीति विज्ञान के पेपर है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में हूबहू छप सकते हैं। हालांकि दूसरे जो बोर्ड है उनके लिए भी ये उपयोगी है, लेकिन मैं खास तौर से आरबीएसई को ध्यान में रखकर ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो हालांकि लेट तो मैं बहुत हो गया हूँ, सोचा तो था 2-3 दिन पहले डालूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए वीडियो आज ही बना रहा हूँ। फिर भी आप लोग अपना प्यार ज़रूर देना इस वीडियो को, ताकि और आगे से आगे ज़रूर शेयर करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो ये योजना साफ साफ है, आपको पता होना चाहिए। ये योजना थी आपके क्रिप्स नहीं था, माउंटबेटन नहीं था, मंत्रिमंडल की समिति यानी कि कैबिनेट मिशन। तो आपके इतना लंबा ऑप्शन ना करके केवल कैबिनेट मिशन भी लिखा हुआ आ सकता है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भेजा गया था भारत में, देखने के लिए कि भाई भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या फिर भारत की आगे की जो रणनीति या फिर आगे भारत की स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, भारत का विभाजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब मामलों के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। अगला जो सवाल है वो है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितनी सीटें दी गई? यानी कि जो सीट थी उसका अनुपात क्या था? 1 सीट ही होगी, 1 सीट के अनुपात में जनसंख्या कितनी थी? तो पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन थी आपके 1 लाख नहीं थी, 5 लाख नहीं, 10 लाख। कितनी थी? 10 लाख की जनसंख्या पर आपके एक प्रतिनिधि तय हुआ था। इस हिसाब से कुल जो संख्या तय हुई थी वो हुई थी 389। संविधान सभा के लिए जो सीटें कुल तय हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत वो हुई थी 389। अगला जो सवाल है वो है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए निर्धारित 3 मुख्य समुदायों में निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 10 लाख पर एक व्यक्ति तय हुआ था, उसके साथ साथ ये भी तय हुआ था कि 3 मुख्य समुदायों से सदस्य संविधान सभा में आएंगे। तो उनमें मुस्लिम शामिल था, सिख शामिल था, सामान्य शामिल थे, एंग्लो इंडियन शामिल नहीं थे। तो आपका नहीं पूछा है तो आंसर सही हो जाएगा ईसाई। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर गलती से सामान्य की जगह आपके हिंदू भी लिख दे कई बार, तो हमें लगेगा मेजोरिटी में तो हिंदू थे इसलिए हिंदू तो होगा ही होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ये 3 होंगे। नहीं, ये जो 3 थे ये 3 थे आपके मुस्लिम, सिख और सामान्य, 3 समुदाय कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 नहीं, 26 जनवरी 1950 नहीं, 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 दिन के लिए बनाया जाता है इनको, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। अगला सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रहेगी? मैंने बताया था ना, पहले 389 थी, वो दोनों के लिए थी, इंडिया प्लस पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उन दोनों को मिलाकर ये जो संख्या तय हुई थी ये हुई थी। लेकिन बाद में जो संख्या है वो घटकर कितनी रहेगी? केवल भारत के लिए 299 यानी 299। अगला सवाल जो है वो है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के कितने सदस्य थे? तो इस कास्ट के जो सदस्य थे संविधान सभा में वो थे 28।
फैक्चुअल सवाल है, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर हुआ 12th का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हालांकि उसमें स्थायी नहीं पूछा था, लेकिन हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि मैंने बताया 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था? भारतीय संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया था। अभी जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो 315 अनुच्छेदों का एक प्रारूप तैयार किया था कि इस तरीके का हमारा संविधान होना चाहिए। और वो जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बहुत ही खास सवाल, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने और कब प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से आज वर्तमान में जो हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं वैसा ही कुछ था। उसमें ये बताया गया था कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके का होगा, उसके भाव क्या होंगे, कौन कौन से प्रावधान है वो उसमें हम डालने का प्रयास करेंगे। तो वो मोटा मोटी पूरे संविधान को बताने वाला एक प्रस्ताव था, उसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला जो सवाल है वो है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? खास सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। तो भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बिल्कुल सही है, आपके काफ़ी टाइम मतलब प्रार्थना में भी जीके के सवालों में पूछते होंगे, तो ये रटा हुआ होगा, आमतौर पर ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, यानी कि सत्र कितने दिन चले? ठीक है, सत्र कितने दिन चले? तो ये जो बैठकें हुई थी ये थी 166, यानी 165 प्लस 1, जो 1 काउंट करते हैं वो करते हैं हम 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि यहाँ संविधान सभा की लास्ट बैठक होती है। प्रथम बैठक आपको पता है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम है ये 166 बैठकें। अगला जो सवाल है वो है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया? कौन सा शब्द है? देखो ध्यान में रखना, अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट। ये जो प्रश्न बनते हैं ये बनते हैं शब्दों से, और शब्द ये जो अंगीकृत है ये हमारा शब्द दिया गया है प्रस्तावना में। कहाँ दिया गया? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में जो तारीख दे रखी है हमारी, वो तारीख दे रखी है 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ये शब्द दिए हुए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो टोटल 299 थे, लेकिन उनमें से सभी ने साइन नहीं करके साइन किए थे 284 लोगों ने। कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने साइन किए थे। अगला सवाल है वो है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? अब ये शब्द ध्यान देना, कौन सा शब्द है? सॉरी, ये है पूर्ण रूप। कौन सा है? पूर्ण रूप। तो पूर्ण रूप में जो लागू हुआ था वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 देखते हैं कहाँ है? नहीं, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो सवाल है हमारा वो है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग किस वर्ष की थी? अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित ये जो मांग है नेहरू समिति द्वारा की गई थी, ये की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का घर कहा जाता है, यानी जिसमें मौलिक अधिकार सारे के सारे दिए हुए हैं? तो वो रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। भाग 3। भाग 2 नागरिकता,
भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 संघ। ठीक है, ये जो है भाग इस तरीके से है। अगला जो सवाल है वो है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखो शब्द पर गौर करना, वर्तमान में, यानी कि पहले वाले आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। मूल संविधान में जो थे वो थे हमारे 7 थे, लेकिन एक माइनस कर दिया गया तो रहे कितने, 6। माइनस कौन सा किया गया, वो किया गया संपत्ति का अधिकार। ये 44वें अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन द्वारा 1978 में लैप्स कर दिया, खत्म कर दिया गया इसको, और अधिकार, मूल अधिकारों की लिस्ट से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान में 6। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ये साफ साफ आपके किताब में एक ही आर्टिकल दे रखा है अधिकार वाले चैप्टर में, तो वो है अनुच्छेद 16(4). ये कहता है कि जो आरक्षण हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आरक्षण, जिसे भी SC ST वुमेन जिनको भी दे रहे हैं, उनको जो आरक्षण दे रहे हैं वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये सदियों से पिछड़े हुए हैं। इसलिए इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, यानी कि बराबरी में लाने के लिए इनको हम क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो आर्टिकल हो जाएगा 16(4). फिर बेसिक सा सवाल है, फिर रटा हुआ आपके, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो यहाँ याद रखना 17 मतलब खतरा। 17 मतलब खतरा, मतलब यूँ याद करवाता हूँ कि आप यदि ऐसा कुछ मामला होता है आपके, तो आपको सीधा जेल भेजा जा सकता है, यानी कि ये जो है ये दंडनीय है, दंडनीय अपराध है। यानी आपने कुछ ऐसी गलती की तो आपको सीधी सीधी सजा हो सकती है, इसलिए याद करवाता हूँ 17 मतलब खतरा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन जो है वो जुड़ा हुआ है आपके निःशुल्क शिक्षा के साथ। तो निःशुल्क शिक्षा जो है उसको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A में डाल दिया गया और एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला सवाल है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो यह है 3 महीने। अधिकतम आप उसको निवारक नज़रबंदी के तहत कितना बना सकते हो, 3 महीने। संविधान के अनुसार किस उम्र से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में लगाना अपराध है। तो यहाँ पर 2 बार उम्र का जिक्र होता है मौलिक अधिकारों में। एक बार तो होता है 21A में, ऊपर मैंने बताया निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, तो वो है 6 से 14 वर्ष तक के। और यहाँ जो है किस उम्र के आयु के बच्चों को कारखानों, तो इसमें जो होगा वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। तो दोनों में कौन सा है लास्ट उम्र लिमिट जो है वो 14 वर्ष है, तो याद रह जाएगा आपको। फिर अगला जो सवाल है वो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। तो जैसे ही शब्द आए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, तो आपको सीधा सीधा करना है अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय और आत्मा उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को, यानी कि अनुच्छेद 32 को, जो कि कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनका यदि उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वो हमें न्याय दिलवाते हैं। इसलिए कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का क्या देता है,
आदेश शब्दों का खेल है। देखो रिट में कोई ज़्यादा भारी नहीं है, रिट में आपको सारी समझा दूंगा आज। रिट केवल शब्दों का खेल है। गिरफ्तार व्यक्ति, बंदी बना दिया उसको, और क्या करना है, सामने प्रस्तुत करना है। तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्षीकरण से होगा। तो जिस बंदी को आपने, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया उसको क्या करो, प्रत्यक्ष लाओ, सामने लाओ 24 घंटे के भीतर भीतर। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि हिंदी शब्द न दे करके कई बार हैबस कॉर्पस लिखते तो भी आपके हैबस कॉर्पस ही क्या होगा, सही होगा। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सारी डेट मैं आपको याद करवा दूंगा आज। संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? अभी मैंने ऊपर बताया था 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 1978 में। देखो 44वां और 42वां में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो याद करने का तरीका बता देता हूँ। 44 और ये 42 और ये 44 याद क्या करना है, जैसे 4 और 2 ये होते हैं टोटल 6, तो लास्ट में आएगा 1976, और 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो लास्ट में आएगा 1978। ये है याद करने का थोड़ा सा मेरी तरह से तरीका, बाकी याद हो जाएंगे आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में, ऊपर मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्व जो है वो है भाग 4 में। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन और किस अनुच्छेद से जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया था। तो उनको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और आर्टिकल कौन सा दिया गया उनको, 51A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल दिया गया, 51A। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो है 1993 में, 1993 में। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में सीधे से जनता भाग लेती है। कौन लेती है? जनता। और जनता जहां भाग लेती है वहां पर होती है भीड़, और भीड़ होती है वो होती है संख्या ज़्यादा, और जहां संख्या ज़्यादा होती है वहां पर होता है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है, जैसे ये A, B, C, D ये 4 उम्मीदवार खड़े हुए, और इन 4 उम्मीदवारों में टोटल जैसे अपने पास मतदाता है 100, तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। जैसे ये 25 आ गए, इनके पास 30 आ गए, इनके पास 35 आ गए, 35, और इनके पास 10 आ गए। अब है तो बराबरी में 30 और 35 लमसम, लेकिन फिर भी जीत किन की हो जाएगी, 35 वाले की। क्यों? क्योंकि इनको इन सब में क्या मिले हैं, सर्वाधिक वोट मिले हैं। तो जो सबसे आगे होगा उसकी क्या हो जाएगी, जीत। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगला सवाल है, ये किस में होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो राज्यसभा चुनाव में इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान नहीं होते हैं क्योंकि जनता भाग नहीं लेती है, सूची प्रणाली नहीं, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ये जो प्रणाली है ये होती है कि आपको जो वरीयता क्रम तय करना होता है, उसके बाद आप वोट कर सकते हो। यदि आपका फर्स्ट वरीयता वाला नहीं जीतता है तो आपके जो वोट है वो आपको सेकंड वरीयता वाले को क्या हो जाता है, संक्रमित यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे तो ये जो है ये किस में काम आती है, एक तो आपको बता दिया राज्यसभा के चुनाव में, एक आती है राष्ट्रपति के चुनाव, और एक होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और तीसरा हो गया राज्यसभा चुनाव में। तो आपसे इनसे भी यदि सवाल पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी रीति है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रस्तावित पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या अर्थ था? ब्रिटिश शासन के दौरान जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसका यही था कि जैसे ये सीट मान लो कि SC के लिए आरक्षित हो गई, तो यहाँ ये जैसे रेड डॉट में SC वाले बता दिए मैंने, और सॉरी ये जो ब्लू डॉट है, ब्लू डॉट में मैं अन्य जो जातियां हैं वो बता देता हूँ। ये मिक्स है, यानी कि SC भी है और मिक्स भी है। तो इसमें होता क्या था, इसमें केवल और केवल जो रेड डॉट है यानी कि SC मतदाता ही भाग लेते थे,
एससी मतदाता ही वोट करते थे। ये थी पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि आपका इतना एक एरिया होगा जिसमें आपका ही कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट देने वाले भी आप ही होंगे। तो ये सिस्टम था। तो यहाँ पर देख लें, किसी क्षेत्र में सभी लोगों किसी समुदाय के प्रतिनिधि, तो वो सभी नहीं, ये गलत है। इस समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट दे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है वो है परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो आएगा ऑप्शन में, लेकिन आपके गलत होगा। तो क्या आएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यानी कि आपको क्रमशः बतानी है। क्रमशः में पहले आपको एससी की लेनी है, फिर आपको एसटी की लेनी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकार कैसे होता है? अब ये पृथक निर्वाचक मंडल से क्या है? अलग है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ और संविधान बनाया तो ये उन तरीकों को अपनाया नहीं गया जो ब्रिटिश काल में थे, बल्कि यहाँ पर सीट तो आपने एक रिजर्व कर दी कि भाई इस एरिया से आपको एससी की सीट दे दी है, तो एससी की सीट दे दी है, लेकिन वोट देने वाले सभी लोग इसमें क्या होंगे? शामिल। ऐसा नहीं है कि केवल एससी ही वोट देगा, तो केवल नहीं, ये नहीं, उसी क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को वोट देने का क्या होगा? अधिकार होगा। भारत में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो ये था 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। उसके बाद जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की नहीं बनी थी। हालांकि ये जो संशोधन है ये कांग्रेस काल में हुआ था, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 1989 में जो सरकार बनी वो वीपी सिंह की बनती है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो यह है 324 यानी कि 324 में। भारत के निर्वाचन आयोग को किस वर्ष पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो पहली बार बहुसदस्यीय निकाय जो बनाया गया, क्योंकि पहले सिंगल ही हुआ करता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद 2 अन्य सदस्य बनाए गए, तो वो पहली बार बनाया गया था आपके 1989 में। कब बनाया गया? 1989 में। उसके बाद फिर एक बार वापस पुनः एक सदस्य बनाया गया, फिर वापस 1993 में बहुसदस्य बना दिया गया। लेकिन पहली बार कब बनाया गया? क्या सब पूछा है? पहली बार। तो पहली बार कब बनाया गया? 1989 में। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? अब पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? तो आपको मैं एक चीज़ समझा दूं। जैसे ये जो अपना है, ये स्ट्रक्चर है सरकारों का, यहाँ जो है वो है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। यहाँ जो सरकार है वो है राज्य सरकार, और यहाँ जो है वो है स्थानीय। यहाँ पर जो है वो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब। और यहाँ जो है वो है विधानसभा, विधान परिषद। अब इनके जो इलेक्शन है, किनके? इनके जो इलेक्शन है ये तो करवाता है केंद्र का निर्वाचन आयोग, या केवल निर्वाचन आयोग नाम लो तो भी वही आता है। और ये जो नीचे वाली बॉडी है, यानी कि स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज और शहरी निकाय, इनके लिए करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला जो सवाल है वो है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
कौन करता है? तो ये करता है आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6/65, यानी कि कोई जैसे 61 साल की उम्र में बनाए तो वो 65 वर्ष तक ही रहेगा, फिर भले ही कार्यकाल 4 वर्ष क्यों ना हुआ हो। और कोई 59 वर्ष में हो रखा है तो फिर वो 65 तक पूरा होगा। कोई 58 तक है तो फिर वो 65 तक नहीं जाएगा, वो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, यानी 64 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल ये सही हो जाएगा। संसद द्वारा ही हटाया जाता है और हटाने जाने की प्रक्रिया जो है वो वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सरकार के उस अंग को क्या कहते हैं जो नियमों और कानूनों को लागू करने और प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी है? ध्यान रखना शब्द कौन सा आया? नियमों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। और लागू करने के लिए सरकार के मैं तीनों अंग आपको बता दूं। ये जो सरकार है, इस सरकार के 3 अंग है। 3 अंगों में सबसे पहले विधायिका, ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। तीनों के काम जो है वो कानूनों से संबंधित है। ये क्या करती है? ये कानून बनाती है, ये कानूनों को लागू करती है। और न्यायालय जो है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे यहाँ पर करता है जांच। जो कानून बनाए उनकी जांच करेगा और जांच में सही पाएगा तो लागू होंगे, नहीं पाएगा तो वो रद्द होंगे। यह तीनों के काम। तो यहाँ पूछा है लागू करने से, तो लागू करने का काम है कार्यपालिका का। अगला जो काम है वो आ जाएगा संसदीय कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की मुख्य विशेषता क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, संसदीय कार्यपालिका। यानी कि जो कार्यपालिका होगी ये है 3 अंग अभी बताया मैंने, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, यानी कि पार्लियामेंट वाली यूँ समझ लो अपने। तो अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, संसदीय कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव है, वो यहाँ अलग से नहीं होकर के एग्जीक्यूटिव इसी के भीतर होगी। यहाँ से ये जो हिस्सा है ये एग्जीक्यूटिव का होगा, यानी संसद के भीतर से ही मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव अलग से नहीं है। तो इसका है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। सॉरी। अगला जो सवाल है वो है किस देश में आदेशात्मक कार्यपालिका का प्रचलन जहां राष्ट्रपति ही राज्य का और सरकार का दोनों क्या होता है? प्रमुख होता है। हमारे यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है, और यहाँ पर आदेशात्मक कार्यपालिका जो जहाँ पर होती है वहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही राज्य यानी कि देश का प्रधान होता है और सरकार का यानी कि शासन का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ जैसे राज्य का पूछोगे भारत में तो राष्ट्रपति है देश का प्रमुख, और सरकार का पूछोगे तो हमारे यहाँ कौन है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। लेकिन दोनों ही एक ही भूमिका में होते हैं, एक ही पद होता है, तो वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आपके ऑप्शन अमेरिका में। अगला जो सवाल है वो है फ्रांस में किस प्रकार की कार्यपालिका प्रणाली पाई जाती है जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता? तो फ्रांस की जो प्रणाली है वो याद रखना, फ्रांस की है अर्ध आदेशात्मक प्रणाली। ये फ्रांस और श्रीलंका दोनों में है। अगला जो सवाल है वो है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रधान किस रूप में कार्य करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य यानी कि देश का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो होता है औपचारिक या नाम मात्र का। इसे रबड़ स्टैंप के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कहा जाता है केवल आपके सील और साइन चलते हैं, बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं चलता।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी जनता भाग नहीं लेती। केवल राज्यसभा भी नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं है, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केवल कौन से सदस्य आएंगे? ध्यान रखना, निर्वाचित, यानी कि इसमें कुल सदस्य शामिल नहीं होते। कुल सदस्य किसमें होते हैं? उपराष्ट्रपति में। किसमें होते हैं? उपराष्ट्रपति में। और उपराष्ट्रपति में राज्य की विधानसभाओं से लोग नहीं आते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य आते हैं। और कुल सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल कौन लेते हैं? निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा बी। अगला जो सवाल है वो है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे तो इसे कौन सा वीटो कहा जाता है? तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है कि वो विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो ये इसका जो होगा, ये होगा निलंबनकारी वीटो। पूर्ण वीटो बिल्कुल मना कर देता है। जेबी वीटो और पॉकेट वीटो दोनों एक ही है। पॉकेट वीटो वो अपने पास रख लेता है, उस पर न तो हाँ न ना करता है, कुछ भी नहीं करता। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। कैसे करता है? अपने मन से नहीं करता है। मन से, विवेक से कब कर सकता है? जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो। बाकी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं है तो फिर विवेक से, जिसको सर्वाधिक सीटें जिस दल को प्राप्त हुई है उसके नेता को आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है? ऊपर मैंने बताया था, मंत्री परिषद जो होती है वो संसद के भीतर से ही बनती है और संसद में जो जनता का सदन है वो है लोकसभा। तो आंसर सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अगला जो सवाल है वो है, 91वें संविधान संशोधन यानी कि 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? यानी कि पहले खूब सारी मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी, बाद में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय ये निर्णय लिया गया कि एक लिमिट होनी चाहिए किसकी? मंत्रियों की। नहीं तो क्या होता था, मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, अपने भाई भतीजों को लोग लगा लेते थे। उसके बाद ये जो संख्या तय हुई ये हुई 15% लोकसभा की, और राज्यों में विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। भारत में स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो कार्यपालिका के दो रूप है, एक स्थायी और स्थायी अस्थायी। अस्थायी कौन होगा? जिसका एक टाइम पीरियड होगा, लिमिटेड टाइम। तो वो जैसे पीएम है, मंत्री है, ये सारे के सारे अस्थायी में, क्योंकि ये हर 5 साल में इनके क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। स्थायी जो एक बार पद पर आ गया तो उसके बाद वो लगभग 62, 65, 60 जो भी एक उम्र होती है वहाँ उस उम्र तक वो उस पद पर रहता है। तो निर्वाचित मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं है, सिविल सेवक यानी कि नौकरशाहों को कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ये जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं, इनका जो एग्जाम होता है, चयन होता है, वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। जैसे राजस्थान आरएएस परीक्षा करवाता है, वैसे आईएएस परीक्षा करवाता है संघ लोक सेवा आयोग। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? देखो, गलत वाले आपको टाल देने। लोकसभा का अध्यक्ष होता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? ये बिल्कुल सही है। और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है? 6 वर्ष नहीं होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है, तो यहाँ पर गलती मत करना, 5 वर्ष है। वे जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं? नहीं, इनका चुनाव मैंने ऊपर बता दिया। इनके चुनाव में संसद के कुल सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल है, राज्य स्तर पर कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो रही है और औपचारिक प्रमुख है कहाँ का? राज्य का, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल है, द्विसदनात्मक विधायिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मुख्य लाभ क्या है?
निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी तो नहीं होगी, ढिलाई होगी। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरे सदन में जाएगा। समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देती है और हर निर्णय का पुनरीक्षण सुनिश्चित करती है। हाँ, एक से भले दो ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मेरे से गलती हो जाए लेकिन आपसे आप फिर उसी बात पर सहमत हो, तो फिर दो जनों से गलती नहीं हो सकती। धन की बचत होगी, धन तो अनावश्यक खर्च हो रहा है फालतू का। यह केवल बड़े देशों के लिए नहीं, सभी देशों में लागू करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो कानून बनाने हैं और जो निर्णय ले रहे हैं उस पर हमें वापस एक बार पुनरीक्षण करना है। इसके लिए हम दो सदन रखते हैं। वर्तमान में भारत के किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है? केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार नहीं, केवल अब कितने? 6 राज्यों में। 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो है ये यहाँ पर अभी बनाऊँ तो ये यूपी बिहार की जोड़ी, फिर आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक की जोड़ी, फिर एपी यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जोड़ी। तो दो दो की जोड़ी में ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में बताना है? राज्यसभा के बारे में। तो यह एक अस्थायी सदन है जो सत्य बताना है, ठीक है। 5 वर्ष में भंग हो जाता है, ये गलत है। यह एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। बिल्कुल सही बात है ये। इसके सभी सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्य हैं, तो राजस्थान की विधानसभा के जो 200 लोग हैं वो ही इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है? नहीं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है सदस्यों का। बाकी सदन तो क्या है? स्थायी है। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्रमशः कितनी है? तो आपको किसके बताना है? लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा के लिए कम है और राज्यसभा के लिए ज़्यादा है। तो लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष, ये आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को, कला, विज्ञान, साहित्य, इनके जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको। तो ये संख्या है 12। लोकसभा में पहले हुआ करती थी लेकिन बाद में अब ये प्रावधान अब रोक दिया गया है। पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को, लेकिन वो रोक दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम अपने कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को शक्तियाँ नहीं है, इसलिए लिमिटेड जो है वो है 14 दिन। 14 दिन के बाद उसे वो विधेयक वापस लोकसभा को भेजना ही होता है। यदि 14 दिन के बाद भी नहीं भेजती है तो वो स्वतः ही लोकसभा में चला जाता है। और राज्यसभा केवल इस पर क्या दे सकती है? सलाह दे सकती है, लेकिन सलाह लोकसभा माने नहीं माने उसकी मर्जी। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? अब ये जो विधेयक आया है ये धन विधेयक है कि नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर एक ठप्पा लगाना पड़ेगा, आपको एक साथ में स्टेपल करना पड़ेगा कि ये जो है ये कौन सा विधेयक है? ये धन विधेयक है। फलाने विधेयक को हमने धन विधेयक घोषित किया। ये जो पावर है ये पावर है लोकसभा अध्यक्ष के पास, क्योंकि लोकसभा को धन विधेयक के मामले में शक्तियाँ ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष ही तय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला जो सवाल है वो है, राज्य सूची के किस विषय पर राष्ट्रहित में संसद को कानून बनाने की अनुमति देने की विशेष शक्ति किसके पास है? देखो समझा देता हूँ इस सवाल को। राज्य सूची का कोई विषय है राष्ट्रहित में, यानी राष्ट्रहित का कोई मामला है, तो संसद को कानून बनाने की अनुमति देने की विशेष शक्ति जो है वो दोनों सदनों में से किस सदन को है? तो मामला किसका है? राज्य सूची का है। तो पावर भी किसके पास होगी? राज्यसभा के पास ज़्यादा होगी। तो राज्यसभा यदि अनुमति दे दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो मामला ऐसे फंस जाता है जैसे विधेयक आ गया और विधेयक पर टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है और एक सदन कोई भी, जैसे राज्यसभा है, कुछ भी बोल नहीं रहा, लोकसभा ने उसको क्या कर दिया है? पारित कर दिया है। तो ऐसे में अब इनकी क्या होगी? ज्वाइंट मीटिंग होगी, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन जो होगा इनमें दोनों सदस्यों के साधारण बहुमत से ये विधेयक पारित करवाया जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता करेगा
इसका जो अध्यक्ष बनेगा, तो इसमें सीधी सी बात है, सबसे बड़ा सदन कौन सा है? लोकसभा। जनता का सदन कौन सा? लोकसभा। तो अध्यक्षता भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल जो है वो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? ये खास अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव, ये देखो सवाल इस तरीके के हो सकता है, आपसे पूछे जाए नहीं पूछे जाए, लेकिन इस तरीके के सवाल पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो ब्रॉड हो जाएगा और आप छोटे मोटे जो सीधे फैक्चुअल सवाल है वो कर पाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में आपसे सवाल सीधा पूछा जाए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है या पास किया जाता है? तो लोकसभा, ये हमने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। केवल राज्यसभा में लाया जाता है? नहीं, गलत है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और पारित होने पर सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा। बिल्कुल सही है, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। केवल बजट सत्र का जरूरी नहीं है, किसी भी सत्र में लाया जा सकता है। दल बदल विरोधी जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो दल बदल से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है 52वां। कौन सा है? 52वां है। ये लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था? 1985 में, राजीव गांधी की सरकार के समय। बाद में 2003 में कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन के तहत और इसको थोड़ा सख्त किया गया। यानी कि पहले 1/3 सदस्य का प्रावधान था। 1/3 सदस्य यदि किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो फिर वो दल बदल नहीं कहा जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन में इसको 2/3 किया गया कि 2/3 सदस्य यदि किसी दल में जाते हैं तो फिर वो सदस्य, उन सदस्यों पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। दल बदल के मामले में सदस्यों को अयोग्यता पर अंतिम निर्णय किसके पास है? अब दल बदल है तो सीधी सी बात है किस वो सदन का था, तो उस सदन का जो अध्यक्ष है वही निर्णय करेगा। तो सदन के अध्यक्ष या सभापति ही निर्णय करेंगे, उनका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अगला जो सवाल है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के क्या देता है? निर्देश देता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 50। ऐसे याद रखना। देखो, पृथक्करण मतलब आधा आधा, ये पृथक्करण हो गया। किस चीज़ में हम ए और बी में बंटवारा करते हैं तो हम क्या करते हैं? आधा आधा। और क्या करें? 50। तो याद कैसे रखोगे? 50 पर। कौन से अनुच्छेद पर? 50 पर। अब देखो मजेदार सवाल। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अनदेखी करके न्यायमूर्ति, कौन से न्यायमूर्ति यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो यहाँ पर केशवानंद भारती मामले के बाद जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, वो परिपाटी जो चली आ रही थी कि वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाया जाएगा, वो नहीं बनाया गया। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो वरिष्ठता है उसको अनदेखी किया गया और बनाया गया A.N. रे, अजीत नाथ रे, इनको बनाया गया था CJI। क्या बनाया गया था? CJI। ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि गलती दोबारा हुई नहीं, दोबारा हो गई। 1977 में एक बार फिर वरिष्ठता की परंपरा को दरकिनार करते हुए किस वरिष्ठतम न्यायाधीश को छोड़कर न्यायमूर्ति HM बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? ये जो है यहाँ पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो था वो था HR खन्ना। बिल्कुल सही है, SR खन्ना ही इनका आंसर है। ग्रोवर नहीं थे, भगवती नहीं थे, चंद्रचूड़ नहीं थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? HR खन्ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति जब होता है तो एक तो होता है CJI, ठीक है, और एक होता है उस राज्य का हाई कोर्ट का CJ, ठीक है, और संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये 3 होते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर आपका ये सही है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः बताना है। लोकसभा में कितने और राज्यसभा में कितने कम से कम सदस्यों की जरूरत होती है? तो लोकसभा में सदन बड़ा है इसलिए सदस्य संख्या ज़्यादा और राज्यसभा की कम, तो ये हो जाएगा 100 और 50। यानी कि 100 तो चाहिए लोकसभा में और 50 चाहिए राज्यसभा में।
प्रस्ताव लाने के लिए। किसका प्रस्ताव? न्यायाधीशों को हटाने का। केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। सर्वोच्च न्यायालय का ये कौन सा अधिकार है? देखो, जैसे ये मान लो कि ये भारत है और यहाँ पर ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, इनमें कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मामला हो गया, तो ये मामला अब सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहीं भी दूसरे कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये इसका जो है ये मौलिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी इस पर किसी और का हक नहीं है। अगला जो है वो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति देता है? पुनरावलोकन की शक्ति जो देता है वो है आर्टिकल 137 137। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? मूल ढांचे का सिद्धांत आया था वो होता है केशवानंद भारती केस में 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में आया था 1973 में। अब जो है वो है संघवाद में आमतौर पर कम से कम कितने इस तरह की सरकारें होती है? संघवाद कब होगा? एक से ज्यादा, यानी कि या तो आप 2 कर दो या 2 से ज्यादा कर दो। तो 2 या 2 से ज्यादा अंग होने चाहिए, सरकारें होगी तो ही हम उसको संघवाद कहेंगे। तो कम से कम पूछा है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा तो कितने बना सकते हो? कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगला जो सवाल है वो है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ सबसे बड़ा एक संघ था जो 1922-21 में बना था और उसका जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो भारत क्या है? संघात्मक राज्य, राज्यों का संघ। ये राज्यों का संघ बिल्कुल सही है। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1। अगला जो सवाल है वो है संसद को किसी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अभी जैसे एक राज्य का नाम परिवर्तित किया है, केरल का केरलम कर दिया गया है, तो ये आर्टिकल पूछा जाए तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। फिर है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है? तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची। कौन सी है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है? एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केवल और केवल संघ ही कानून बनाए, राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य ही बनाए। हाँ, कोई राष्ट्रहित का मामला है तो क्या करेगा? राज्यसभा अनुमति देगा, तब जाके कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची पर आप सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। स्टेट ने बना दिया तो चलेगा, लेकिन सेंटर ने यदि बना दिया तो फिर स्टेट वाला क्या हो जाएगा? खत्म, और सेंटर वाला क्या हो जाएगा? लागू। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल सिंपल सा है 280 यानी 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अब अगला जो है वो सवाल है आपके कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्य में? तो कावेरी सीधी सी बात है, ये जो है गलत बन गया, सॉरी। ऐसे करोगे तो ये कावेरी जो है ये ऐसे जाती हुई ये जो है एक तो कर्नाटक और एक है तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद का विषय है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। न्यायमूर्ति फजल अली कौन थे अध्यक्ष? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली रिटायर्ड जज थे, उनके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर बिल्कुल आंध्र प्रदेश सबसे पहला था। इसकी घोषणा 1952 में हो चुकी थी, लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को नया राज्य बन गया। आप 12th में पढ़ेंगे पोटी श्री रामुलु जो इनके लिए खूब अनशन किया था। इनकी मौत के बाद, निधन के बाद पंडित नेहरू को नए राज्य की घोषणा करनी पड़ी थी। आप 12th क्लास का बिल्कुल अच्छे से बैच लेना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से मैं अपने टॉपर्स नोटबुक ऐप पर लॉन्च कर रहा हूं, आप प्लीज़ ले लीजिएगा, बहुत ही कम दरों पर है।
वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से नए राज्य कौन से बनाए गए? तो 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो आंसर सही हो जाएगा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब देखो, आधुनिक भारत में निर्वाचित स्थानीय निकायों की शुरुआत 1882 के बाद हुई। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था जिसे भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा था? तो भारत में स्थानीय शासन का जनक जो है वो है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। अगला जो सवाल है वो है 1952 में शुरू किए गए किस कार्यक्रम ने स्थानीय शासन के विकास की आधारशिला रखी थी? तो 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका काम था ग्रामीण विकास और जनता की भागीदारी को बढ़ाना। भारत के किस राज्य में 1959 में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है और 1959 में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान ही था। राजस्थान के नागौर जिले से ये शुरू हुई थी और पंडित नेहरू ने ही खुद उद्घाटन किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? नीति निर्देशक तत्वों में, और नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व आपके है ये 44 नहीं, 51 नहीं, और ये 40, सॉरी काट दिया मैंने इसको। आपके आंसर हो जाएगा 40। तो 40 में पंचायतों के गठन क्या है? पंचायतों का गठन। फिर 1989 में, ये बहुत ही खास सवाल है, देख लेना। 1989 में किस समिति के स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो इस समय जो समिति थी, देखो संविधान जो संवैधानिक दर्जा है उसकी तो अशोक मेहता ने भी की थी, ठीक है, लेकिन आपसे साल पूछा है 1989, तो 1989 साल से ही हो जाएगा पीके थुंगन समिति। कौन सी समिति? पीके थुंगन समिति। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा मिली? कौन सा है? पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। अगर नगरीय पूछा होता तो कौन सा होता? 74वां। शहरी स्थानीय शासन का संबंध किस संशोधन से है? तो शहरी निकायों के लिए संशोधन जो है वो 74वां है। हालांकि दोनों 1992 के हैं, दोनों 1992 के हैं, 93 में लागू होते हैं और सरकारों को राज्य सरकारों को एक साल का टाइम दिया जाता है। पंचायती राज ढांचा कितने स्तर का है? तो पंचायती राज ढांचा, सॉरी एक सेकंड, हाँ गलत हो गया, एक स्तरीय नहीं, ये है त्रिस्तरीय। कितना है? त्रिस्तरीय। ये इस तरीके से, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा आपके सबसे ऊपर जिला परिषद है। कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद। बीच में हो जाएगा आपके पंचायत समिति, और इधर हो जाएगा आपके ग्राम पंचायत या पंचायत। कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ठीक है। ये त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन है, तो ग्राम सभा 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा उस क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगला जो सवाल है वो है स्थानीय निकायों का कार्यकाल और चुनाव की अवधि क्या है? स्थानीय निकायों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है और चुनाव की अवधि है वो 6 महीने की है। तो सही हो जाएगा 5 वर्ष और भंग होने पर 6 महीने में क्या करवाना? चुनाव। तो सही हो जाएगा आपके डी, 5 वर्ष तो इसका कार्यकाल है और 6 महीने में वापस चुनाव करवाने जरूरी होते हैं, लेकिन अंतिम 6 महीने बचाएं तो फिर चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। स्थानीय निकायों को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? तो स्थानीय निकायों के लिए न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए 33% सीटें क्या है? आरक्षित है। ये आंसर सही हो जाएगा आपके। पंचायतों में SC ST के लिए आरक्षण का आधार क्या है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं है, 10% नहीं है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जिस प्रकार केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला जो है वो है स्थानीय
संस्थाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठित किया जाता है, लेकिन ये स्थानीय संस्थाओं के लिए तो इसका नाम हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। पंचायतों के 29 विषय किस अनुसूची में दिए गए? तो पंचायतों से संबंधित जो अनुसूची है वो है 11वीं। नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो विषय याद रखना, पंचायतों के लिए 29 है और नगरीय निकायों के लिए 18 है। पंचायतों के लिए अनुसूची 11वीं है और नगरीय निकायों के लिए अनुसूची 12वीं है। पैसा जो अधिनियम है वो क्या है? पैसा अधिनियम 1996 का संबंध किससे? तो आपसे सीधा देखो यहाँ से भी सवाल पूछ ले, पैसा अधिनियम कब लाया गया? तो 1996 में। का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू करने से। ये मतलब यूँ था कि अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्र जो है वहाँ पर पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए एक पैसा अधिनियम लाया गया 1996 में। स्थानीय शासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है तो पैसा है। क्या है? पैसा, रुपया। तो प्रतिनिधि कोई कमी नहीं है, खूब सारे हैं। चुनाव में देरी, कोई देरी नहीं है। जनता की रुचि, कोई रुचि नहीं है, रुचि खूब सारी। वित्तीय संसाधनों की कमी है इनके पास, ये सबसे बड़ी खामी है इनकी। अगला जो है वो है जिला स्तर पर स्थानीय शासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो मैंने अभी त्रिस्तरीय ढांचा जो बताया उसमें सबसे ऊपरी कौन था? जिला परिषद थी। कौन था? जिला परिषद। अगला जो सवाल है वो है संविधान की जीवनता का प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत लंबा होना कोई जरूरी नहीं, एक बार इसे बार बार दोबारा लिखना। कठोर नियम होना, परिस्थिति के अनुसार संशोधन और व्याख्या की गुंजाइश होना, यानी कि परिस्थिति चेंज हो रही है तो आप उसमें कुछ बदलाव भी कर सको। ठीक है। एक संविधान जो ठोस और अपरिवर्तनीय है वह राष्ट्र की प्रगति को रोक देता है। क्या कथन है? एक संविधान जो ठोस और अपरिवर्तनीय है यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो राष्ट्र की प्रगति को रोक सकता है। यानी कि वो परिस्थितियां बदल रही है तो उसके साथ साथ अपने खुद को नहीं बदल पा रहा है तो फिर वो क्या कहा जाएगा? कठोर कहा जाएगा। और वो राष्ट्र की प्रगति को क्या कर देगा? रोक देगा। संविधान सभा में ये वक्तव्य किसका था? तो संविधान सभा में ये वक्तव्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी कि नेहरू जी चाहते थे कि संविधान में समय के साथ बदलाव हो सके, इसलिए कठोर और लचीला दोनों रूप रखे गए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? ऊपर मैंने बताया था, वैसे 368 में है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन के कितने मुख्य तरीके बताए गए? तो अनुच्छेद 368 में पूछे तो कितने हैं? 2। नॉर्मली पूछे तो 3, लेकिन इसमें कितने हैं? 2 है। ठीक है। 2 वो भी है कि एक तो विशेष बहुमत, और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। एक तीसरा हालांकि है संविधान संशोधन, वो साधारण बहुमत से किया जाता है, लेकिन वो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें शामिल नहीं है, इसलिए तरीके कितने हो गए? 2। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य स्वीकृति देने का प्रावधान किस संशोधन में लाया गया था? तो ये संविधान संशोधन था, ये था 26वां। कौन सा था? 26वां 1971 का। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें लगभग 50 से ऊपर यानी 52-53 अनुच्छेदों के में थोड़ा बहुत क्या किया गया? बदलाव किया गया। 1942 है तो 4 और 2 6, यानी कि 1976 में ये क्या होता है? पारित होता है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में आया? ऊपर भी बता दिया मैंने, केशवानंद भारती मामले में आया था। राष्ट्रीय जो संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग जो 2000 में बनाया गया, संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो वेंकट चलैया ने की थी, न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया। तो ये सही हो जाएगा, वेंकट चलैया। संविधान संशोधन की अंतिम शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद को ये पावर है, वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? यानी संविधान सर्वोच्च है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि संसद सर्वोच्च नहीं, राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं, सभी संस्थाएं संविधान के अधीन यानी संविधान के दायरे में रहकर क्या करेगी? काम करेगी। अगला जो सवाल है वो है
भारतीय संविधान के दर्शन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो भारतीय संविधान के जो दर्शन समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो है संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना पढ़ ली तो आपके पूरा संविधान का एक बार भ्रमण हो जाता है। भारतीय संविधान को न्याय को कैसे सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सीधी सी बात है, क्या है, जो दबे कुचले वर्ग है उनको कुछ न कुछ छूट देके, कुछ न कुछ ढील देके बराबरी में लाना पड़ेगा। यही होता है सामाजिक न्याय। तो ऐसे में क्या करोगे आप? अमीरों को कर में छूट दो, नहीं। चुनाव प्रक्रिया कठिन, कोई संबंध नहीं। निजी संपत्ति समाप्त करके होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं जितना यहाँ पूछा गया। सामाजिक न्याय, SC ST के लिए आरक्षण और भेदभाव विरोधी कानून द्वारा। अब जो सवाल है वो देखो रिट से संबंधित है, तो रिट वाले सवाल अब आपके यहाँ सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बता देता हूँ। जैसे परमादेश, आपको क्या करना है? मिलान करना है, सही। परमादेश में मतलब परम आदेश, यानी कि ऊपर से कोई आदेश दे रहा है तो आदेश को रद्द करना। यहाँ शब्द पकड़ो, रद्द। किसी व्यक्ति को पूछना कि वह किस अधिकार से पद पर है, किस अधिकार से, ये शब्द अंडरलाइन कर लेता हूँ। निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, रोकने को अंडरलाइन कर लेता हूँ। किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का कह देना, आदेश। तो परमादेश का क्या हो जाएगा? यानी कि एक का हो जाएगा डी। निषेध का मतलब होता है रोकना, तो रोकना अभी मैंने कहाँ अंडरलाइन किया था? सी पे, यानी कि ये यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा सी। उत्प्रेषण का मतलब, एक सेकेंड ना, हाँ, उत्प्रेषण का मतलब है भेजना। तो यहाँ पर सॉरी, रद्द को नहीं करके यह मामला उच्च न्यायालय में भेजा जाता है, तो ये हो जाएगा उत्प्रेषण का ए। तो लास्ट अधिकार पर्चा तब लाई जाती है जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से हैं और ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप फिर इस पद को छोड़ दीजिए। तो ये होता है, ये हो गया बी। तो देखो DCAB, ये सही हो गया। ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे ही याद करना है आपको। अगला जो सवाल है वो भी मिलान का है। ये मिलान के सवाल इसीलिए लाए गए क्योंकि आपके ज़्यादा सवाल नहीं बने, एक सवाल में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। हालांकि ये मिलान वाला आपके इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रणाली कहाँ से ली गई है वगैरह। जैसे भारतीय संविधान जो है वो उधार का थैला है। कैसा है? उधार का थैला कहा जाता है इसको, उधार का थैला। हालांकि ये बात सही नहीं है क्योंकि हमने जैसे चीज़ें वहाँ थी वैसे वैसे नहीं लिए, हमने हमारे जो माहौल है या फिर जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वैसी चीज़ें ही हमने ली है, जिसे हम अपना सकते थे उन्हें ही अपनाया। तो संवैधानिक प्रावधान इधर देश दिए गए, यानी किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली और FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो हमने लिया। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है ये याद रह जाएगा, तो ये हमने लिए ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार हमने लिए अमेरिका से। कहाँ से लिए? ये अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हम ले रहे हैं आयरलैंड से। कहाँ से ले रहे हैं? आयरलैंड से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ ये हम ले रहे हैं कनाडा से। तो अब देखो क्या होगा, आपके सही किस में बैठ रहा है? एक का बी यहाँ है, ये नहीं होगा, कट गया। फिर बी का दो का ई यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी कट हो गया, ये और ये बचे। अब तीन का ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आपके सही हो जाएगा। फिर भी तसल्ली कर लो, चार का डी, पाँच का सी, बिल्कुल आपके आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है उसके सवाल है, वो भी फटाफट देख लेते हैं। टाइम वैसे भी 1 घंटा हो गया आपका। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये कथन बहुत ही फेमस कथन है और ये है गांधी जी का। नेटिजन किसे कहा जाता है? तो नेटिजन कहा जाता है इंटरनेट का उपयोग करने वालों को। किसको कहा जाता है? इंटरनेट का उपयोग करने वालों को। इसको यदि ऐसे करोगे, इंटरनेट प्लस सिटीजन, तो ये नेट
ये हो जाएगा नेटिजन। क्या हो जाएगा? नेटिजन तो इंटरनेट का उपयोग करने वाला नागरिक। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं? व्यापार का नहीं करते, खेती का नहीं करते, मौसम का नहीं करते, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का करते हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। 1909 में लिखी थी, गुजराती में इन्होंने। अगला जो है, स्वतंत्रता को मानव का मौलिक अधिकार सबसे पहले किसने बताया? तो स्वतंत्रता जो है वो मानव का मौलिक अधिकार है, यानी ये प्रकृति ने दिया इसको, ये होना ही चाहिए इसके पास। ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था ये चीज़, लेकिन इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। अगला है समानता, स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण। अब समानता पर जो जोर देने वाला है वो एक ही बंदा मिलेगा आपको, वो मिलेगा कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये हर बार समानता की बात करेगा। ये कह रहा है कि आप जितनी कह रहे हो स्वतंत्रता जरूरी है, उससे ज़्यादा समानता जरूरी है। एक पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है आपसे, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। हर बार पूछी जाती है। फिर है नेल्सन मंडेला की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? तो नेल्सन मंडेला की जो बुक है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की क्या है? आत्मकथा है। इसमें उन्होंने जो स्ट्रगल हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, रंगभेद विरोधी जो कानून, रंगभेद के विरोध में जो संघर्ष किया था इन्होंने, उसकी कथा है पूरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है आंग सान सू की, जो म्यांमार की थी। आंग सान सू की ने अपनी पुस्तक लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से आज़ादी। अगला जो है वो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। फिर इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, स्वतंत्रता पर ऑन लिबर्टी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा था? ऑन लिबर्टी जो लिखा था वो लिखा था J.S. मिल, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा था। राजनीतिक सिद्धांत में हानि सिद्धांत जो है, इसी जो बुक है ऑन लिबर्टी, सॉरी निबंध जो है, लेख है, इस ऑन लिबर्टी लेख में ही हानि सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? J.S. मिल ने। J.S. मिल ने मानवीय कार्यों को किन दो श्रेणियों में बांटा? तो ये स्वसंबंध और परसंबंध कार्य, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो खुद से संबंधित है और कुछ ऐसे कार्य जो दूसरों से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए मानो मुझे पीले वस्त्र पहनने हैं, तो ये स्वसंबंध। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाऊं, ये परसंबंध कार्य होगा, क्योंकि अभी किसी न किसी को ठोक दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरों से संबंधित कार्य हो गया। इसमें आप रोक सकते हो, इसमें आप रोक नहीं सकते। स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वराज का यानी स्व, यानी कि खुद का, और राज मतलब शासन, यानी कि अपना राज, अपना शासन, यानी स्व शासन। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन उसे कहने के मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं। आप जो कह रहे हो वो बात मेरे सेट नहीं हो रही है, लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा, यानी कि आपको अपने बोलने के अधिकार से वंचित नहीं होने दूंगा। ये जो कथन है ये राजस्थान पत्रिका में जो ऊपर जो अभिव्यक्ति पेपर आता है उसमें ऊपर दिया होता है, और यह कथन है वोल्टेयर है। किसका है? वोल्टेयर का। मिल के अनुसार स्व संबंध कार्यों में राज्य को क्या करना चाहिए? स्व संबंध कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। मिल के अनुसार गलत विचारों पर भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए? गलत विचारों पर भी प्रतिबंध क्यों नहीं? मिल ने कहा था कि आप गलत विचारों पर भी प्रतिबंध मत लगाओ, क्योंकि वो पूरी तरह गलत नहीं होते हैं, उनमें सच्चाई का कुछ अंश हो सकता है। ये किसने कहा था? मिल ने कहा था। अगला जो सवाल है वो है, सॉरी एक मिनट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है। फिर जो सवाल आएगा वो आएगा आपके, किस विचारक ने निजी संपत्ति को असमानता का मुख्य कारण बताया? यानी कि ये जैसे मान लो दो व्यक्ति है, अब निजी संपत्ति को असमानता के, यानी कि ये पैसे इकट्ठे किए जा रहा है, और ये इसके पास कुछ नहीं है, केवल श्रमिक बना हुआ है, तो ये क्या बढ़ गई? असमानता बढ़ गई इनमें। असमानता का प्रमुख कारण क्या होगा? निजी संपत्ति।
तो असमानता या समानता जिस पर जोर दे रहा है वो है कार्ल मार्क्स। कौन दे रहा है? कार्ल मार्क्स। अगला जो सवाल है वो है किस विचारधारा के अनुसार संसाधनों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण तरीका है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, यानी कि आप उनको खुला छोड़ दो, कमाना है तो कमाओ, बेटर रहना तो बेटर रहो, ये है उदारवाद, यानी कि उधार कर दो, खुला छोड़ दो उनको। राममनोहर लोहिया ने समाजवाद के आदर्श के रूप में कितनी क्रांतियों का आह्वान किया था? तो ये जो है सप्त क्रांति इसको बोला जाता है, सप्त क्रांति। सप्त क्रांति किसने दी थी? राममनोहर लोहिया ने। तो कितनी थी? 7, यानी कि 5 पहले थी, 2 बाद में जोड़ी की। मतलब इसमें खूब सारी बातें थी, जैसे स्त्री पुरुष समानता की क्रांति, जाति व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, फिर रंग भेद के विरुद्ध क्रांति, ऐसे करके इन्होंने 7 क्रांतियां बताई थी। विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, जो रैंप बनाए जाते हैं, ढलान वाले जो बनाए जाते हैं, जिन पर आराम से चला जा सकता है, आपके स्कूलों में बने हुए होंगे इस तरीके से। तो सिद्धांत का उदाहरण है वो है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि हम विभेदक यानी कि थोड़ा अलग बर्ताव तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? समानता के लिए, ताकि वो भी आसानी से उतर सके यहाँ से। अब चीन के किस दार्शनिक ने कहा कि राजा को गलत करने वालों को दंडित करना चाहिए और अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए? पुरस्कृत और न्याय देना चाहिए, न्याय कायम रखना चाहिए, पुरस्कृत करके न्याय कायम रखना चाहिए। तो ये चीन का जो दार्शनिक है ये था कन्फ्यूशियस। कौन था? कन्फ्यूशियस। इन्होंने कहा था कि राजा को क्या करना चाहिए? जो गलत कर रहा है उसको तो दंडित करो, और अच्छे लोग हैं उनको क्या करो? पुरस्कार दो, ताकि इसी से क्या होगा? न्याय बना रहेगा। अगला जो है किस जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि हर मनुष्य की अपनी क्या होती है? गरिमा होती है, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कुछ भी हो, उसे अपनी प्रतिभा विकसित करने का क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। हर व्यक्ति की गरिमा होती है, ये गरिमा की बात है, ये करता है इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट। ये साहब आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अज्ञानता के आवरण की अवधारणा यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया जॉन रॉल्स ने। ये था क्या? वैसे आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ये एक ऐसा नियम था जिसमें कहा गया कि आपका कुछ भी पता नहीं है, आपकी स्थिति पता नहीं है, आप गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, ठीक है, किस धर्म से हो, कोई भी धर्म हो, मतलब आपको आपकी स्थिति कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में यदि आपसे कुछ कानून बनाने को कहे तो आप क्या करोगे? सबके साथ भला हो ऐसा ही काम करोगे, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है। अब आप गरीब के लिए कानून बनाओगे तो हो सकता है आप अमीर बन जाओ, अमीर के लिए बनाओ तो हो सकता है आप गरीब हो। तो ऐसे में आप किसके लिए करोगे? सबको समान रूप से वितरित हो ऐसा नियम बनाओगे। रॉल्स के अनुसार अज्ञानता के आवरण के में व्यक्ति के किस हित में व्यक्ति किसके हित में नियम चुनेगा? सबके हित में, परिवार के नहीं, शासक वर्ग के नहीं, सबसे कमजोर वर्ग के हित में। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति जानता नहीं, और यदि वो ये सोच ले कि साहब मैं सबसे कमजोर वर्ग का हूँ और मेरे लिए क्या हो सकता है, तो ये बढ़िया है, तो वो क्या करेगा? सबसे कमजोर वर्ग के हित में जो होगा वो करेगा, अमीर वर्ग नहीं। अगला देखो सवाल, पूछे जाने वाला सवाल जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब स्वीकार की थी? ये जो स्वीकार की थी ये की थी 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हम 10 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? 10 दिसंबर ये मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों में शामिल है? तो वोट देना और चुनाव लड़ना राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक। आजीविका का अधिकार और पर्याप्त मजदूरी के अधिकार के किस श्रेणी में आते हैं? तो आजीविका का यानी कि पैसा कमाना है तो ये हो गया आर्थिक अधिकार, ठीक है। अगला जो है वो आ जाएगा आपके, इनमें से कौन सा 17वीं 18वीं शताब्दी में 3 प्राकृतिक अधिकारों का हिस्सा नहीं था? 3 प्राकृतिक जो अधिकार थे 17वीं 18वीं शताब्दी के समय, उसमें ज़्यादा अधिकार नहीं थे। उसमें जीवन का अधिकार था, स्वतंत्रता का था, संपत्ति का था और काम का अधिकार नहीं था। तो ये आपके गलत हो गया। तो वैसे आपके सही कौन सा हो जाएगा? इन सब में देखो तो आपके जो आंसर सही होगा वो होगा आपका काम का अधिकार, क्योंकि नहीं पूछा है ना, इसलिए काम का अधिकार शामिल नहीं था। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया 10 दिसंबर को। किसको मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला जो सवाल है वो है नागरिकता को किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान
खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो समान क्या होगी? सदस्यता। समान क्या होगी? सदस्यता। आपके पेपर में रिक्त स्थान भी खूब सारे पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगला जो सवाल है वो है, समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने वर्ष 1950 में खालिस्तान नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी नागरिकता। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये खालिस्तान नहीं पूछ के, नागरिकता और सामाजिक वर्ग। ये जो बुक है ये किसकी है? टी.एस. मार्शल की, 1950 में लिखी थी, यानी कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे नागरिकता के अधिकार के समय के साथ विकसित हुए हैं और सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिली है। ये एक खास सवाल बिल्कुल पूछा जाता है। टी.एस. मार्शल नागरिकता को 3 भागों में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 3 भागों में विभाजित करते, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो सही कौन सा हो जाएगा? आर्थिक अधिकार, क्योंकि उन्होंने 3 बताए थे, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, टी.एस. मार्शल ने नागरिकता को 3 भागों में विभाजित किया, वे कौन से? तो आप लिखोगे नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अगला जो है वो है शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाने वाले अधिकारों को मार्शल ने क्या कहा है? सामाजिक अधिकारों में। कौन सी श्रेणी में रखा है? सामाजिक श्रेणी में रखा है। सामाजिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है टी.एस. मार्शल ने। किसको? शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाने वाले अधिकारों को। फिर अगला जो सवाल है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो ऊपर मैंने बताया था भाग 2, सॉरी क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड, संविधान सभा के 2 भाग, 2 नहीं है, ऐसे नहीं, 1 सेकंड, हाँ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दूसरे, हाँ दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? जीने के अधिकार की गारंटी देता है 21, अनुच्छेद 21 जीने की अधिकार की क्या देता है? गारंटी देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में है। अब जो एक महत्वपूर्ण मामला है वो किताब में है आपके, और सवाल बन सकता है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 में शामिल किया था? ये था केशवानंद नहीं था, मेनका गांधी नहीं था, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर का जो मामला है 1985 का। इस मामले में उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को भी क्या किया जाए? जीवन के अधिकार में शामिल किया जाए। अगला जो सवाल है वो है भारत ने वर्ष 1959 में खालिस्तान और उनके अनुयायियों को शरणार्थियों के रूप में आश्रय दिया था। 1959 में किसको दिया था? दलाई लामा इनको दिया था, तिब्बत के धर्मगुरु थे। भारतीय नागरिकता, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण खालिस्तान या किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से प्राप्त की जा सकती है। तो 5 तरीकों में कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5वां हो जाएगा आपके ये देशीकरण। देशीकरण मतलब कि कोई व्यक्ति लंबे समय से यदि भारत में रह रहा है तो फिर बाद में वो वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। जो लोग युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपने घर को छोड़ देते हैं और उन्हें कोई देश सदस्यता नहीं देता है तो वे क्या कहलाएंगे? अब इनकी जो कोई देश नहीं दे रहा है तो फिर वो उनके पास सदस्यता तो होगी नहीं, वो होंगे राज्य विहीन कहलाएंगे, यानी न उनके पास किसी देश की सदस्यता है, नहीं वो उसके नागरिक हैं। फिर देखो, खालिस्तान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यह है कि हम एक अंतर संबंध विश्व में रहते हैं और राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी हमारे साझे सरोकार हैं। तो ये हो जाएगा विश्व नागरिकता। ठीक है, कौन सी नागरिकता? विश्व नागरिकता। अगला जो सवाल है वो है, नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अब नेहरू की पुस्तक का नाम जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति निरंतरता का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, यह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सॉरी, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में वैसे भारत की खोज लिख दे तो भी ठीक है। क्या है?
भारत की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब जो अगला सवाल है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने देशभक्ति या राष्ट्रवाद की तुलना में अधिक महत्व दिया है किसको? इन्होंने महत्व जो दिया है वो दिया है मानवता को, यानी मानवता सबसे ऊपर है। टैगोर का मानना था कि राष्ट्रवाद जब संकीर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है? संकीर्ण, यानी सोच इतनी गिर जाती है कि धर्म के आधार पर लड़ने चल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ने लग जाते हैं और आक्रामक हो जाता है, तो वो मानवीय गरिमा को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। उनके लिए मानवता ही अंतिम आध्यात्मिक मंजिल थी, यानी कि मानवता ही सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति नहीं। देशभक्ति मतलब सही मायने में देशभक्ति रहो तो ठीक है, लेकिन वो देशभक्ति नहीं जो आप राष्ट्रवाद की तरफ फैला रहे हो, साहब धर्म के आधार पर जो फैला रहे हो वो नहीं। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल मुख्य रूप से खालिस्तान के मॉडल से प्रेरित है, जहां राज्य और धर्म के बीच में पूर्ण संबंध विच्छेद है, यानी कि वहां पर जैसे ये धर्म है और ये इधर राज्य है, तो राज्य धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, धर्म राज्य के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये कहाँ का है? ये है अमेरिका में, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल है वो पश्चिमी देशों के धर्मनिरपेक्ष मॉडल की तुलना में क्या है? अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में पूर्ण अलगाव के बजाय खालिस्तान के सिद्धांत पर क्या देती है? पर आधारित है। तो ये पूर्ण अलगाव के बजाय हम एक सैद्धांतिक दूरी रखते हैं। क्या रखते हैं? सैद्धांतिक या संवैधानिक दूरी, सैद्धांतिक दूरी रखते हैं, यानी कि हम ठीक है आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप में यदि कोई खामियां हैं और उससे हमारे नागरिकों को नुकसान हो रहा है तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे? उसमें बदलाव करेंगे। तुर्की के नेता खालिस्तान ने धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए आक्रामक धर्मनिरपेक्षता क्या कर दी? लागू। यहाँ पर तुर्की का जो नेता है वो लिखना है आपको कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क ये जो नेता है इन्होंने क्या किया था? तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए पारंपरिक जो टोपी हुआ करती थी उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। किस पर? कैप पर, यानी कि जो टोपी पहनी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिमी पोशाकों को क्या दिया? बढ़ावा और अरबी लिपि की जगह उन्होंने लैटिन वर्णमाला क्या कर दी? अपनाई। ये सारे किसने किए थे? कमाल अतातुर्क ने किए थे। तो धन्यवाद बच्चों, शेयर जरूर करना इसको ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।